हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रेडॉक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम ये जानेंगे एमीटर को सीरीज और वोल्टामीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है जिसमें एक इलेक्ट्रिक सेल, कनेक्टिंग वायर, सीरीज में जुड़ा हुआ एमीटर, एक रेसिस्टर जिसके एंड्स पर पैरेलल में कनेक्टेड वोल्टामीटर लगा हुआ है। रेसिस्टर का मतलब कोई एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करती हो, जैसा हीटर, फैन, बल्ब, फ्रिज, टीवी, कुछ भी। इन्हें हम रेसिस्टर सपोज कर सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करते हैं। एमीटर को सीरीज और वोल्टामीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। स्विच के ऑन करते ही बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होती है। एमीटर के इस जंक्शन पर पहुंचने के बाद करंट के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है कि वो एमीटर के अंदर से होकर के गुजरे। इसके लिए हम एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो रखते हैं, जिससे सर्किट में फ्लो होने वाली पूरी करंट एमीटर के अंदर से आसानी से गुजर सके और एमीटर इसकी ठीक ठीक माप कर सके। हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि एमीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एमीटर इज मीन्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, सो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज so that it can measure the entire current flowing in the circuit. एमीटर सीरीज में इसलिए जुड़ा होता है जिससे कि वो अपने से गुजरने वाली पूरी की पूरी करंट का ठीक ठीक माप कर सके और उसकी रीडिंग को करेक्ट बता सके। अब हम ये देखते हैं कि वोल्टामीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वायर के इस जंक्शन पर पहुंचने के बाद इसके पास दो रास्ते हो जाते हैं। कुछ करंट वोल्टमीटर की तरफ जा सकती है और कुछ करंट रेसिस्टर की तरफ जा सकती है। वोल्टमीटर की तरफ करंट न जाए, इसके लिए हम दो रास्ते चुनते हैं। पहला, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देते हैं जिससे करंट इस रास्ते से बिल्कुल कम जाती है या नेग्लिजिबल जाती है। दूसरा, इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो करंट के पास होने के लिए एक ऑप्शन रहता है। करंट जब यहाँ पहुँचने के बाद इधर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, तो करंट ऊपर की तरफ वोल्टमीटर की तरफ न जा करके सीधे रेसिस्टर की तरफ बढ़ती है और हमें करंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिलता है। If we summarize all the concept explained before, the emitter is connected in series and its resistance is kept very low so that entire current in the circuit can easily pass through it and can be measured correctly. Second, voltmeter is connected in parallel. Its resistance is kept very high so that no current can pass through it and potential difference between these 2 points can be measured correctly. अब हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। कोई एक कंडक्टर है जिसके दो एंड पॉइंट ए और बी हैं। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 15 वोल्ट, पॉइंट बी पर 10 वोल्ट है। इस तरह से इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस 5 वोल्ट का डिफरेंस है। दूसरा डायग्राम है, यहाँ पॉइंट ए पर 20 वोल्ट और पॉइंट बी पर 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले केस में पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। दूसरे केस में पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है। अगर ये दोनों वायर आइडेंटिकल है, मतलब एक ही जैसे वायर है, तो फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक करंट कम, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगी क्योंकि पॉइंट ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है।
इस तरह से हमने देखा किसी भी वायर के एंड्स के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ने के बाद करंट की वैल्यू भी बढ़ती है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम राइट करेंगे V इज इक्वल टू आर इंटू आई। यहाँ ध्यान देंगे ऊपर सिर्फ प्रपोर्शन का साइन था, नीचे इक्वल और एक कांस्टेंट आ गया है। प्रोपोर्शन का साइन जब भी हटाया जाता है अपने साथ दो सिंबल लेकर आता है, एक इक्वल और एक कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। क्लास 9th में भी हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, mv माइनस mu अपॉन टाइम टेकन, जहाँ पर f अप्लाइड फोर्स, m मास, t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी होती थी। इसे हम आगे सॉल्व करते थे तो हम राइट करते थे m v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ करता था। इस तरह से हम राइट करते थे f इज प्रोपोर्शनल टू ma। यहाँ हम f इज इक्वल टू kma राइट करते थे फर्स्ट, बट k की वैल्यू फोर्स के कंडीशन में हमेशा लगभग 1 आती है, इसलिए फार्मूले में k को नहीं राइट करते, डायरेक्टली f इज इक्वल टू ma राइट करते। प्रोपोर्शन का सिंबल हटने के बाद अपने साथ दो सिंबल लेकर आता है, एक इक्वल, दूसरा कोई कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ में इक्वल के साथ साथ कांस्टेंट जो आया वो रेसिस्टेंस है, और इसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस का रीज़न क्या होता है ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। इस तरह से हमने देखा V इज इक्वल टू आई आर होता है। इस फार्मूले को इन्वर्ट करें, आई आर इज इक्वल टू वी, आई इज इक्वल टू वी अपान आर, और इससे हमें दो रिलेशन मिलते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और आई इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब है किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उनके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी और रेसिस्टेंस बढ़ाने से करंट की वैल्यू घटेगी, क्योंकि करंट और रेसिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है। एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी घटेगी और एक क्वांटिटी के घटाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर हम रेसिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हाफ हो जाएगी, और रेसिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन का ये मतलब होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है, करंट को डबल करने से, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करने से करंट की वैल्यू डबल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करने से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी हाफ होगी। तो हम ये देखेंगे कंडक्टर के रेसिस्टेंस को किन बातों से प्रभाव पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मतलब है कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। हमने आपको कल वीडियो में बताया था कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होने से फ्री इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से उस सिरे तक जाने में काफ़ी सारे एटम से टकराना होगा और उनका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरह से करंट का रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर है कंडक्टर का रेसिस्टेंस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने से रुकावट कम होती है, करंट आसानी से फ्लो होती है। इन दोनों बातों को हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। इस फिगर में वायर को ध्यान से देखें तो इन वायर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत
माइन्यूट बहुत कम है, जिस वजह से इनका रेसिस्टेंस, इनमें रुकावट ज़्यादा होगी और करंट इनमें कम फ्लो होगी। इस वायर की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा है, इसमें रुकावट नहीं होगी, रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, रुकावट बहुत कम होगी और इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज़्यादा इसमें फ्लो होगी। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। रेसिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, टेम्परेचर के घटाने से घटती है। हमने कल आपको वीडियो में बताया था, हीट की वजह से किसी भी सब्सटेंस के एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ता है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव होने में काफ़ी कठिनाई होती है। चौथा फैक्टर है द नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस की वैल्यू आप कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं उस बात पर भी डिपेंड करता है, जैसे कॉपर और नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम जो कि एक एलॉय है, निकिल, कॉपर, मैग्नीज और आयरन, इन चारों को मिक्स करके नाइक्रोम को बनाया जाता है। कॉपर की तुलना में नाइक्रोम का रेसिस्टेंस 60 टाइम्स 60 गुना ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहला कंडक्टर की लेंथ पर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पर। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस, रुकावट उतनी कम होगी, करंट उतनी आसानी से फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इन दोनों रूल्स को हम कंबाइन करें तो हमें R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A मिलेगा। और हमने आपको बताया था, जब कोई प्रोपोर्शन का सिंबल हटता है तो अपने साथ एक कांस्टेंट और इक्वल लेकर आता है। यहाँ पर कांस्टेंट रो है, जिसे हम रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसे हम रो कहते हैं। ये स्पेशल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है। इसकी यूनिट ओम मीटर होती है और रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। रेसिस्टिविटी की वैल्यू लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती, ये किसी एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होती है। जैसे कॉपर की रेसिस्टिविटी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इसका ये मतलब है कॉपर का 1 मीटर लंबा तार हो चाहे 10 मीटर लंबा तार हो, दोनों ही कॉपर के वायर की रेसिस्टिविटी 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से हमने देखा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ρL बाई होता है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ρL इज इक्वल टू R इंटू A मिलेगा। रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L होगा। अगर हम A को, क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को 1 मीटर माने तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी, क्योंकि A और L की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका रेसिस्टेंस R और इसकी रेसिस्टिविटी दोनों ही एक दूसरे के न्यूमेरिकली इक्वल होती है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक देखते रहिए रेडॉक्स क्लासेस। धन्यवाद।